नमस्कार दोस्तों, मैं पास्कल एजुकेशन से रंजीत यादव। आज सभी लोग को ज्ञात है कि 5 सितंबर का ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए समर्पित है। और सर्वपल्ली जी की जो कहानी है वो कहानी बड़ी ही विस्तृत रूप से मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। और एक ये महान शिक्षक और कुशल राजनेता कैसे बने, उस विषय पर आज चर्चा करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में आपको आगे बताना चाहूंगा कि ये कहानी है 1921 की, जब मैसूर के महाराजा कॉलेज के एक भव्य सभागार के बाहर फूलों से सजी धजी एक बग्घी खड़ी हुई थी। उस बग्घी के चारों ओर छात्रों का एक विशाल हुजूम उमड़ा हुआ था। इस बग्घी को खींचने के लिए घोड़े नहीं हुआ करते थे, बल्कि इसे छात्रों को ही खींचना था। मतलब बग्घी में आपने देखा होगा कि घोड़े सवार होते हैं, कोई और जानवर बग्घी को खींचता है। बग्घी का मतलब जो आज के समय में हम लोग रिक्शा का एक रूप ले लिए हैं। तो अब उन शख्स की बात करते हैं जिन्हें इस बग्घी की सवारी करनी थी, और वो शख्स थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। छात्रों के काफी प्रिय हुआ करते थे, और ये शिक्षक राधाकृष्णन का कोलकाता यूनिवर्सिटी में तबादला हो गया था। इसीलिए छात्र उन्हें इतनी भावपूर्ण स्नेहिल बधाई देने के लिए वो बग्घी सजाए हुए थे कि आज मैं अपने इस शिक्षक को विदाई करते समय एक ऐसी मतलब भव्य विदाई करें जिससे वो यादें, वो चीजें जीवन भर के लिए संग्रहित की जा सके। तो वहां के छात्रों का प्यार था कि उस बग्घी को खींचने के लिए ऐसी व्यवस्था किए थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जब तबादला हुआ तो उस दौरान उन्होंने ये चीजें देखी, बड़ा उनको मतलब प्यार उनके अंदर, और ये शिक्षक मतलब छात्रों के प्रति जो स्नेहिल भावना थी वो जागृत हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। सर्वपल्ली जी अपनी राजनीतिक शख्सियत से इतर एक महान शिक्षक थे। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट होते हुए भी एक राजनेता थे, और बच्चों के कितने प्यारे हुआ करते थे। जब भी किसी स्कूल में जाते थे बच्चों को बहुत प्यार दुलार करते थे। तो ठीक उसी तरह की जो भावनाएं थी, जो स्वभाव था, वो सर्वपल्ली में भी था। वो एक राजनेता होते हुए भी एक शिक्षक थे, इसलिए इनके जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आज मनाया जा रहा है। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उस कहानी को आइए हम आपको बताते हैं कि वो कहानी है क्या। बात है 1962 की, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो उनका निवास दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन बन चुका था। उस समय जो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, वहां पर बना हुआ था। और इसी दरमियान उनके जन्मतिथि की तारीख भी यानी 5 सितंबर आने ही वाली थी। इससे कुछ दिन पहले उनके कुछ दोस्त और उनके कुछ दोस्त थे, कुछ छात्र थे, उनका जन्मदिन मनाने के लिए जो है विचार किए कि आइए अपने शिक्षक का जन्मदिन मनाया जाए। अक्सर लोग बर्थडे पार्टी वगैरह मनाते रहते हैं, भाई कभी छात्र अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, कभी शिक्षक के साथ। तो वैसे ही एक निवेदन किया गया सर्वपल्ली जी के सामने कि सर, हम सभी लोग मिल करके आपका एक जन्मदिन मनाना चाहते हैं।
तभी छात्रों ने मिलकर के एक निर्णय लिया। तो इस पर वो कहते हैं कि यदि उनके जन्मदिन को वार्षिक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात होगी। उनके चाहने वाले ने ठीक ऐसा ही किया। तब से वार्षिक तौर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। बाद में इस दिन को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में घोषित कर दिए इस दिन को, और तब से जो है ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुतानी नामक एक स्थान है, वहां पर भूमि की नाप जोख हो रही थी और उसमें कर्मचारी के घर में जो एक कर्मचारी हुआ करते थे नाप तौल का, ये कह लीजिए कि आज के समय में जो पटवारी कह सकते हैं या लेखपाल कह सकते हैं, तो उसी पटवारी या लेखपाल जैसे कर्मचारी के घर में ये जन्मे थे आपके ये उपराष्ट्रपति जी और राष्ट्रपति जी, और हमारे आप सबके एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो उस समय क्या था कि विज्ञान विषय के साथ अपनी पढ़ाई करने के ये इच्छुक थे, मगर नियमित रूप से ये जो है चाहते तो थे कि भाई हम विज्ञान विषय से पढ़ें और कुछ आगे करें, लेकिन होनी को कुछ मंजूर नहीं था इस तरह से। लेकिन सोच भाई उनकी यही थी कि मुझे विज्ञान विषय से पढ़ना है। और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राधाकृष्णन जी अपने एक रिश्तेदार से मिलने चले गए मद्रास जाने के बाद वहां उन्होंने एक वेदांत दर्शन पर एक पुस्तक देखी। जैसे हम आप अक्सर कहीं जाते हैं नाते रिश्तेदार देखते नहीं है, कोई अगर पुस्तक कुछ रखी है तो उठा करके पढ़ने लगते हैं, कुछ इस तरह का इंटरेस्ट उनके भी अंदर था और वो स्वभाव से पढ़ाकू थे ही, तभी भाई शिक्षक बने। तो कुछ पढ़ाकू किस्म के होने की वजह से उस पुस्तक को कृष्णन जी पूरा पढ़ गए और पढ़ने के बाद उनके दिलो दिमाग में इस पुस्तक से बहुत वो प्रभावित हुए, बहुत गहरा प्रभाव उनके दिमाग पर पड़ा। अब अगर किसी पुस्तक से, किसी मोटिवेशन से, किसी सलाह से, किसी मतलब एक सोच से किसी व्यक्ति की अगर जीवन बदलता है तो उसमें उसके लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वही हाल रहा हमारे सर्वपल्ली जी का। विज्ञान विषय के साथ अपनी उच्च शिक्षा को पूरी करने की जो हसरत पाले थे कृष्णन जी, वह इरादा उनका बदल गया। कब? जब वो वेदांत वाली पुस्तक उन्होंने अपने रिश्तेदार के यहाँ पढ़ी मिली, उसको पढ़ा उन्होंने। अब वो वेदांत मतलब दर्शन में आ गए। अब उनके अंदर ये चीजें आ गई कि मुझे अब फिलोसफर टाइप की चीजें, इस तरह की सोच रखने लगे और दर्शन शास्त्र विषय के साथ अपनी आगे की फिर पढ़ाई करना प्रारंभ किए। इस तरह दर्शन शास्त्र से उन्होंने आगे की पढ़ाई की और ये दर्शन शास्त्र ही नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र विषय को उन्होंने चुना भी, और चुनने के बाद वो स्नातक की पढ़ाई के लिए राधाकृष्णन ने मद्रास के एक क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। इस दौरान उन्होंने वेदांत दर्शन का विशद अध्ययन किया, बहुत विस्तृत अध्ययन किया और भारतीय दर्शन को सामयिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की। दर्शन शास्त्र में ही उन्होंने पीजी किया और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में ही सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति भी प्राप्त कर ली। इस दौरान समय था 1918 का। 1918 में उनका तबादला मैसूर के एक महाराजा कॉलेज में पढ़ाने के लिए हुआ। इसी बीच उन्होंने दर्शन पर 2 किताबें भी लिख डाली और उनकी किताबें थी द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी एक ऐसे शख्स का नाम जो ऑलरेडी दार्शनिक थे, और दूसरी बुक थी द रेन ऑफ रिलीजन्स इन कंटेम्पोररी फिलॉसफी। इस तरह से 2 बुकों का उन्होंने प्रकाशन करने के बाद
वर्ष 1921 में महाराजा कॉलेज मैसूर से उनका तबादला फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए हो गया। यहाँ देखिए शिक्षक के अंदर देखिए किस तरह की सोच। आज की जो शिक्षक जो व्यवस्था है, शिक्षण जो व्यवस्था है, एक शिक्षक ये चाहता ही नहीं है कि हम जो है कहीं दूसरी जगह मेरा तबादला हो। वो ये चाहता है जहां मैं हूं वहीं बना रहे। मतलब वो शिक्षक अपनी जो मूलभूत चीजें हैं, यानी जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रख करके शिक्षा को बाइकाट करता है। वो ये सोचता है मेरे घर के पास मेरी नियुक्ति हो जाए तो मुझे आसान रहे स्कूल जाने में, ड्यूटी करने में। वो ड्यूटी करने के प्रयास में रहता है। वो शिक्षक का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए नहीं है वो। अब वो सोचता है किसी न किसी तरीके से मेरा जो तबादला हो वो मेरे घर के आसपास हो जाए, जिससे मुझे जब मर्जी हो तब जाएं और जो मर्जी हो तो पढ़ाएं। इस तरह की भावना आज के आधुनिक शिक्षक के अंदर भर गई है। यही कारण है पतन का। जो आजकल शिक्षकों को सम्मान नहीं मिल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। पहले के जो शिक्षक हुआ करते थे वो इस तरह का तनाव नहीं उनके अंदर होता था कि सरकार मेरा तबादला कर दे ऐसी जगह कि जहां मैं अपना घर भी संभालूं और अपना समाज भी देखूं और ड्यूटी भी कर लूं। लेकिन पहले के शिक्षकों में ये भावना नहीं थी। उसी में से एक थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बताइए उन्होंने अपनी इस पूरी जीवन की जो एक कड़ी थी उसमें वो कहां कहां किन किन जगह पर उनका तबादला हुआ। तो मैसूर से जब उनका तबादला कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए हुआ तो वहां पर शिक्षण कार्य से इतर, मतलब उससे हटकर थोड़ा, कृष्णन जी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में भारतीय दर्शन पर कुछ अपने व्याख्यान देने लगे। जैसे लेक्चर्स, जैसे हम आपको वीडियो के जरिए अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं, इस तरह से उन्होंने भी शिक्षण व्यवस्था से हट करके थोड़ा जो समय मिलता था उसमें भी वो समय देने लगे। राधाकृष्णन ने अद्वैत वेदांत की सामयिक समझ के लिए एक पुनर्व्याख्या की। इसमें अद्वैत वेदांत का सरलीकरण करके वे भारत के बाहर के लोगों को भी समझाए। उस तरह का उन्होंने जब सिंप्लीफाई कर दिया अद्वैत वेदांत क्या है, तो भारत के बाहर जो लोग साहित्य प्रेमी थे वो भी इस बात को समझने लगे कि वेदांत क्या है, दर्शन क्या है। सितंबर 1926 की बात है, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय दर्शन शास्त्र कांग्रेस का आयोजन हुआ। एक सम्मेलन हुआ 1926 में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी है। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय दर्शन शास्त्र का एक सम्मेलन हुआ, आयोजन हुआ। इस आयोजन में कृष्णन जी को भाषण देना था। अब ये बात सुनिएगा, 1926 की ये बात है। और उस समय जब भाषण उनको देना था तो उन्होंने, कृष्णन जी ने, जब यहाँ पश्चिमी शैली यानी पश्चिमी सभ्यता में भारतीय दर्शन की व्याख्या की तो पूरा सभागार उनकी समझ का कायल हो गया। ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए पश्चिमी सभ्यता विदेशों में कुछ ज्यादा अपनाई जाती है और उन्हीं की भाषा में कृष्ण जी का भाषण जब लोगों के दिमाग में फिट हुआ तो कितने प्रेमी हो गए, साहित्य प्रेमी कितने हो गए, इसका अंदाजा उस समय की वहां की पब्लिक उठा रही थी। अगले दिन वहां के अखबारों की सुर्खियों में उनके व्याख्यान फ्रंट लाइन में छपे, अखबार के फ्रंट पेज में वहां पर छपे। कुछ विद्वानों और पत्रकारों ने तो यहां तक कहा कि विवेकानंद के बाद अगर कोई दूसरा शख्स है तो वह है राधा कृष्णन, जिन्होंने भारतीय दर्शन की इतनी बोधगम्यता के साथ वहां के लोगों को समझाया। इसी कालखंड में राधा कृष्णन ने दर्शन शास्त्र पर एक कालजयी पुस्तक लिखी जिसका नाम था द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये 1929 में, वर्ष 1929 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड के मैनचेस्टर कॉलेज में इसका व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित उनको किया गया। यहां उन्होंने एन आइडियलिस्ट
व्यू ऑफ लाइफ नामक व्याख्यान दिया। बाद में इसी व्याख्यान की विषय वस्तु को आधार बनाकर इसी नाम से उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई। जून 1931 की बात है, ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम द्वारा उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। एक प्रश्न भी आता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, प्रतियोगी छात्रों को लिए भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। कभी कभी उनकी कुछ इस तरह की इस व्याख्यान में भी बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं, खासकर जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नाइटहुड नामक उपाधि भारत के किस राजनेता को दी गई है। यह सवाल उठता है तो आपका जवाब यही होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि किसने या किस देश ने या किस राजा ने उनको ये उपाधि दी थी, किस समय दी थी। तो आप बताएंगे जून 1931 में किंग जॉर्ज, जो कि ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा यह उपाधि प्राप्त हुई है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो इसी दौरान 1931 में उनके शैक्षणिक जीवन में एक अहम पड़ाव आया, यानी शिक्षण कार्य करते करते समय बीत गया 1931, और 1931 में हर व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ जीवन के किसी ना किसी मोड़ में कोई ना कोई तो चीजें आती ही हैं सामने। जब आंध्र विश्वविद्यालय में वो वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त हुए तो समय था 1931 का। एक विश्वविद्यालय प्रशासक के तौर पर जब कृष्णन जी की नियुक्ति हुई तो वो बहुत शानदार काम किए वहां पर। उनकी इसी मेधा और अनुभव को सम्मान देते हुए मदन मोहन मालवीय उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो BHU के नाम से जाना जाता है, वहां का वाइस चांसलर बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। अब देखिएगा कृष्णन जी की कहानी एक शिक्षक से वाइस चांसलर तक आ पड़ी है, और यह समय है 1931 के बाद का। तो जब मदन मोहन मालवीय, जो कि संस्थापक है BHU के, उन्होंने आमंत्रित किया कृष्णन जी को, तो उन्होंने इसको सहजता पूर्वक स्वीकार कर लिया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पदभार ग्रहण कर लिया। और इसके बाद वहां शैक्षणिक जीवन से इतर राधाकृष्णन ने एक समग्र राजनीतिक जीवन भी जिया। भारत की आजादी से पूर्व 1940 के दशक में जब संविधान के शुरुआती मसौदे पर काम चल रहा था तो उस समय एक सप्रू कमेटी का गठन किया गया। तो इस कमेटी के सदस्य के तौर पर कृष्णन जी भी नामित किए गए, और इस कमेटी के एक अन्य मुस्लिम और हिंदू के बीच एक लगातार जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, उस तनाव को कम करने की दिशा में कुछ समाधान भी सुलझाने का काम किया। वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में उनका जब निर्वाचन हुआ तो इसके 2 साल बाद 1948 में गठित किए गए यूनेस्को की एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भी उन्हें चेयरमैन चुना, जहां पर वो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी संभाले। इस प्रकार वो जो है अपने कार्य को करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनसे सोवियत संघ में बतौर राजदूत काम करने के लिए कहे। नेहरू जी की बात उन्होंने टाली नहीं, उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, और इस तरह से बात मानते हुए संविधान सभा से इस्तीफा देकर मास्को रवाना हो गए बाद में। चूंकि इस दौर में विश्व 2 ध्रुवों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ चुका था। अब बात है, नेहरू गुट निरपेक्ष के पक्षधर थे। ऐसे में सोवियत संघ को साधने के लिए नेहरू को एक योग्य सिपह सलाहकार की आवश्यकता थी, और वो सलाहकार में नाम था उनके दिमाग में कृष्णन जी का। 12 जुलाई 1949 की बात है कि राधाकृष्णन बतौर राजदूत अपनी सेवा प्रारंभ कर दिए, मगर सोवियत संघ के प्रशासक
स्टालिन ने उनकी मुलाकात संभव नहीं हो पाती। करीब 6 महीने बीत जाने के बाद 14 जनवरी 1950 को स्टालिन से उनकी मुलाकात होती है। अब सोवियत संघ के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास क्रेमलिन में रात 9 बजे स्टालिन ने उनकी मुलाकात उनसे करते हैं। शुरुआती अभिवादन होने के बाद कृष्णन जी स्टालिन से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है? ये सवाल कृष्णन जी स्टालिन से करते हैं। इस पर स्टालिन ने जवाब दिया, क्या वाकई मुझसे मिलना इतना मुश्किल है? देखिए, हम आप मिल तो रहे हैं ना। इसके बाद 5 मिनट की मियाद वाली मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली। बाद में इस मुलाकात के अनुभवों को अपने सहयोगियों से साझा करते हुए कृष्णन ने एक बार कहा था कि तुम लोग स्टालिन को सख्त मिजाज का बताते हो, मगर मैंने तो उनसे मुलाकात के दौरान बातों ही बातों में उनके बाल भी सहलाए और उन्होंने अपनी भौं तक न उठाई। वर्ष 1952 की बात है। राधा कृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके थे। उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में वो चीन की यात्रा पर जाते हैं। क्योंकि उस दौर में भी चीन के साथ भारत का सीमा विवाद भारत चीन के आपसी रिश्तों के तनाव की प्रमुख वजह हुआ करती थी। ऐसे में भारत के उपराष्ट्रपति की ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी गई। करीब रात 8 बजे चीनी प्रीमियर के आधिकारिक निवास चुंगनान हाई में भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चीनी प्रीमियर माओ त्से तुंग की मुलाकात होती है। इसी मुलाकात के दौरान कृष्णन जी ने चीनी प्रीमियर के गाल थपथपा दिए। उसके बाद माओ त्से तुंग के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए उन्होंने कहा, चिंता ना करें प्रीमियर साहब, मैं स्टालिन और पोप के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था। एक महान शिक्षक और कुशल राजनेता सर्वपल्ली राधाकृष्णन वर्ष 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। उनके राष्ट्रपति काल में ही भारत के 2 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो चुकी थी। भारत ने 2 भीषण युद्ध भी देखे। वर्ष 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ये विभीषिका जो झेली है वही आज भी हम लोगों के दिमाग में आज भी गूंजती है। वर्ष 1967 में राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन से थोड़ी दूरी बनाना प्रारंभ कर दिया। हालांकि अब भी वे सामाजिक कार्यों में संलग्न थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने हेल्प एज इंडिया नामक संगठन भी बनाया जो वृद्धजनों की देखभाल करता था। एक श्रेष्ठ शिक्षक और कुशग्र राजनीतिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने चेन्नई तमिलनाडु में 17 अप्रैल 1975 को अंतिम सांस ली। भारत के इस राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवा के साथ ही महान दर्शन शास्त्री जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम सभी देशवासी आज 5 सितंबर के रूप में याद कर रहे हैं। अमेरिकी शिक्षक पॉल आर्ट स्लिप का एक कथन है कि राधाकृष्णन जी पूर्व और पश्चिम के बीच एक जीवित सेतु है। इस प्रकार हम आज उनका जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस जो मना रहे हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे देशवासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर से उनको एक बार सत नमन। धन्यवाद।